नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू सिंह चौहान अधिश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन और नामकरण टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्वानों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास में इकाई 2 में सम्मिलित है काल विभाजन और नामकरण। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर का आता है। वो हम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हिंदी गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर, तो ये जो विद्वान है दोनों, शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास की इनके द्वारा की गई है। लेकिन इन्होंने, ये आप याद रखिएगा कि गारसद तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। इन दोनों ही विद्वानों ने, क्योंकि इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो किस पद्धति पर था? वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। ठीक है, तो इन दोनों ही विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया है। तो अगर किसी एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन में अगर आपको दे भी दे गारसद तासी या शिव सिंह सेंगर, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ही विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। तो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो नामकरण का, काल विभाजन का प्रयास जो किया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। देखिए, काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी कौन सी पुस्तक थी? इनकी जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 11 कालखंडों में ये पुस्तक विभक्त है। तो अब ये जो है इनका काल विभाजन है। देखिए 11 कालखंडों में सबसे पहला जो है चारण काल। अब जो आदिकाल को हम आदिकाल को हम जो जानते हैं, इन्होंने क्या किया? आदिकाल का नाम चारण काल रखा। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो विद्वान है वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, काल विभाजन करने वाले। ठीक है, दूसरा आदिकाल का नाम इन्होंने चारण काल रखा, 700 से 1300 ईस्वी। ठीक है, अब दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा आता है आपका जायसी की प्रेम कविता। उसके बाद आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां आता है मुगल दरबार। उसके बाद तुलसीदास। 7वां रीति काव्य। 8 इन्होंने तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। 9वां आता है 18वीं शताब्दी। 10वां आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और जो अंतिम है वो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब देखिए इनका जो काल विभाजन है, ये जो 11 कालखंडों में इन्होंने अपना काल विभाजन किया है, ये किसी भी प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। जिस भी काल में इन्हें जो भी नज़र आया उनके हिसाब से इन्होंने अपना काल विभाजन और उनका नामकरण कर दिया। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब देखिए ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में जो इन्होंने काल विभाजन किया है और उसके अनुसार जो नामकरण इन्होंने किया है उसकी कमियां क्या है ना। तो सबसे पहले जो है, ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना। अब जो इनका जो काल विभाजन है, जो नामकरण, सबसे पहले तो क्या आता है कि एक बार वापस चलते हैं इसके काल विभाजन की तरफ। देखिए सबसे पहला जो है वो चारण काल है, 700 से 1300 ईस्वी तक इन्होंने निर्धारित किया है। उसके बाद जो है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तो यहाँ पर इन्होंने जो 14वीं शती है उसका लोप कर दिया है बिल्कुल। ये 1300 ईस्वी से 15वीं शताब्दी पर आ गए हैं, तो 14वीं शताब्दी का इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए ये जो है 14वीं शताब्दी का लोप है, ये कमी है। उसके बाद आता है चारण काल के अंतर्गत
जो पहला जो चारण काल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल का, उसके अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों का विवरण दिया है ना। तो ये आप याद रखिएगा, कितने कवियों का विवरण दिया है? कुल 9 कवियों का विवरण दिया है। उसमें कौन कौन से कवि आते हैं आपके? पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जागनिक, जोधराज एवं शार्दर, ये आपके 9 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्रियर्सन ने केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है ना। तो ग्रियर्सन ने केवल प्रवृत्तिगत किया है। इस बात को आप, केवल प्रवृत्तिगत अपने आप में एक अलग है। तो इन्होंने बिल्कुल जैसे भी मुगल दरबार है, कंपनी का शासन है ना, तुलसीदास है, तो जो भी इनको उस समय में नज़र आया उनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने काल विभाजन के नामकरण कर दिए। ठीक है, कोई उसका स्पष्ट आधार हमें नज़र नहीं आता। उसके बाद देखिए, ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। कोई भी, अब जैसा कि अभी हमने कह रहे थे कि कोई भी उसका स्पष्टीकरण नहीं है, उसका कोई एक आधार नहीं है। हाँ, अब देखिए, वैज्ञानिक विभाजन इनके काल विभाजन में हमें नज़र नहीं आता, कोई वैज्ञानिक विभाजन भी नहीं है ना। तो ये ग्रियर्सन की कमियां हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु की जो रचना है वो है मिश्र बंधु विनोद। पहला जो प्रकाशन आया था वो 1913 में आया था, दूसरा जो आया था वो 1934 में आया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, मिस टाइपिंग में 1934 में आया था, 1913 और 1934 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए, इनका जो काल विभाजन है, सबसे पहले देखिए आरंभिक काल। एक तो इन्होंने 3 डिवाइडेशन ये यहाँ पर कर दिए, उसके बाद इन्होंने इनके 2-2 भाग कर दिए हैं, है ना। तो आरंभिक काल को इन्होंने क्या किया? पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये किस में है? विक्रमी संवत में है, ना कि ईस्वी में है ना। तो पूर्वारंभिक काल 700 से 1300 विक्रमी संवत। उत्तरारंभिक काल इन्होंने किया 1344 से, ठीक 1343 के बाद 1344 से 1444 विक्रमी संवत। उसके बाद आता है आपका माध्यमिक काल, है ना। तो माध्यमिक काल को इन्होंने पूर्व माध्यमिक काल कर दिया। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और फिर इसका जो अगला भाग है वो प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत कर दिया। तीसरा जो आपका आता है वो आता है अलंकृत काल। तो इस अलंकृत काल के जो इन्होंने 2 भाग किए वो पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत इन्होंने कर दिया। ये जो 3 काल इन्होंने निर्धारित किए उनके इन्होंने 2-2 भाग किए हैं। उसके बाद आता है आपका परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का इन्होंने 1890 से 1924 विक्रमी संवत तक, और आधुनिक काल को उन्होंने क्या कहा? वर्तमान काल कहते हुए 1926 से अब तक निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो ये था मिश्र बंधु का काल विभाजन। अब देखिए कि मिश्र बंधु ने जो काल विभाजन करते हुए नामकरण किया है, उनका काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं। इनके भी काल विभाजन में हमें कोई स्पष्ट आधार नज़र नहीं आता है, ये इनकी भी कमियां हैं। परिवर्तन काल असंगत है। तो जैसे जैसे इन्होंने अपने काल विभाजन का जो नामकरण किया है उसमें एकदम से इन्होंने चौथे काल का परिवर्तन काल नाम दे दिया, जो कि बिल्कुल ही असंगत है ना, अनावश्यक है। तीसरा, हिंदी साहित्य का आरंभ 700 विक्रमी संवत से 1343 ईस्वी मानकर हिंदी में अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया। अब ये देखिए कि 700 विक्रमी संवत का जो काल है वो प्रमुख रूप से अपभ्रंश वाली रचनाओं का है ना। तो इन्होंने क्या किया? 700 विक्रमी संवत से 1343 मानकर हिंदी में अपभ्रंश की रचनाओं को भी समेट लिया है, वो हिंदी की नहीं है ना। इनके बारे में अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, उनके शब्दों में देखिए कि सारे रचना काल को, मिश्र बंधु के लिए उन्होंने कहा है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर, है ना, आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, है ना। कुछ भी नहीं देखा इन्होंने, बिना सोचे समझे कि आंख मूंद कर बांट देना, कुछ
ना कोई उसका स्पष्ट आधार दिया है, ना उसके बारे में कुछ देखा परखा है, और यह भी न देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ये भी ना देखा कि किस कालखंड के भीतर क्या आया है और क्या नहीं। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि इस तरह आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, बिना सोचे समझे इन्होंने किस कालखंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी भी वृत्त संग्रह का इतिहास नहीं बना सकता। तो इसे एक इतिहास की संज्ञा हम नहीं दे सकते, एक वृत्त संग्रह जरूर कह सकते हैं बजाय इतिहास के। ठीक है, तब देखिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद आते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, जिनका हम इतिहास अभी तक फॉलो करते हैं और यही प्रमाणिक है। हम इसे ही अभी तक आधार के रूप में इसी के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं। इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये सन आप याद रखिएगा कि कौन सी पुस्तक कब प्रकाशन हुआ किसका। अब देखिए आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल 1050 से 1375। अब जैसे हमने मिश्र बंधु का पढ़ा था, उससे पहले भी हमने अभी पढ़ा था इतिहास, तो उन्होंने 700 से उठाया है। 700 का जो काल पीरियड है वो मुख्य रूप से किसका है, अपभ्रंश का। अब यहाँ पर राम मिश्र बंधु ने भी 700 से ही लिया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, 1050 से 1375 डायरेक्ट इन्होंने 1050 से इसकी शुरुआत की है, जो कि हिंदी साहित्य का, हिंदी का काल है ना। तो वीरगाथा काल को इन्होंने 1050 से 1375 विक्रमी संवत लिखा। दूसरा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल की संख्या दी 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद आता है आपका उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने कहा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हुए इन्होंने 1900 से 1984 विक्रमी संवत इसको माना, है ना। तो अभी तक हम जो जिस भी प्रमाणिक रूप से जिसको फॉलो करते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हाँ, इनकी भी समीक्षा कौन करता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी जिसके प्रश्न चिन्ह लगाया वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस पर, सिर्फ आदिकाल पर, कि आदिकाल को, ये जो आदिकाल है रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है अपने इतिहास में। तो वो क्या करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे आदिकाल ज़्यादा मानते हैं, और आदिकाल को ही हम भी अभी तक हिंदी साहित्य काल में आदिकाल को ही मानक बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी समीक्षा केवल एक इस पर आदिकाल पर, वीरगाथा काल पर इनकी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके राम कुमार वर्मा। इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इनका जो नामकरण है, काल विभाजन है, और कैसे इन्होंने इनका नामकरण किया है देखिए। पहला संधिकाल 750 से 1000 विक्रमी संवत। इन्होंने भी क्या किया है, 750 से 1000 विक्रमी संवत ले लिया है, जो कि अपभ्रंश का इन्होंने भी अपने काल में समेट लिया है उसे। दूसरा है चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद आता है आपका भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तब देखिए ये जो संधि काल और जो चारण काल है, ये ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा में थोड़ा सा अलग है। बाकी भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, भक्ति काल को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1375 ये 1700 माना है। रीति काल 1700 से 1900 लगभग इनका सेम है, लेकिन संधि काल और चारण काल यहाँ पर ये इनके मत अलग अलग हो जाते हैं। अब इनकी जो कमी है वो क्या है, इन्होंने भी संधि काल की शुरुआत, जैसा कि हम अभी पढ़ते आ रहे थे, 750 से 1000 मानी है, जो कि भ्रामक है। यह पूर्ण रूप से अपभ्रंश का काल है, 750 से 1000। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं आपके गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी जो रचना है वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
बहुत बार एग्जाम में, नेट के एग्जाम में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा लिखा गया है और 1965 ईस्वी में प्रकाशन में आया था। इनका जो काल विभाजन है, ये देखिए, प्रारंभिक काल को उन्होंने 1184 ईस्वी में किया है। इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी इन्होंने माना है। उसके बाद मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी सॉरी, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी, है ना, 1857 ईस्वी इन्होंने माना। और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से इन्होंने, ये वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। तो आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी है इन्होंने 1857 से 1965 तक मानी है। 1965 में इनका जो ये ग्रंथ आया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसकी रचना 1965 में हुई थी, तो इन्होंने वहीं तक इसे स्वीकार किया है। 1857 से 1965 तक आधुनिक काल इन्होंने माना है। ठीक है, तो ये जो थे हमारे ये काल विभाजन कैसे कैसे, सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं गारसद तासी, शिव सिंह सेंगर, जो कि इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, है ना। उसके बाद आते हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में ये प्रकाशन में आई थी। 11 कालखंड है इन्होंने, और है ना, ये जो अभी हमने पढ़े ग्रियर्सन की जो कमियां हैं वो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को इन्होंने चारण काल कह दिया, है ना। 14वीं शताब्दी का इन्होंने बिल्कुल ये लोप कर गए हैं, डायरेक्ट 15वीं शताब्दी का इन्होंने जिक्र कर दिया है। और चारण काल के अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों का विवरण किया है, जो कि ये 9 कवि हमने बताया, पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार कुमार पाल सिंह, अनन्य दास, चंद जागनिक, जोधराज शारदर आदि का उल्लेख किया गया है। और इनकी काल विभाजन में कोई भी प्रवृत्तिगत काल विभाजन नहीं किया है इन्होंने, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का जो नामकरण एक आधार पर नहीं किया और कोई भी वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मिश्र बंधु, है ना, ये 1313 और 1913 और 1934, ठीक है, 14 नहीं है, 34 है। और आरंभिक काल इन्होंने 3, ये जो आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल के तो 2-2 भाग कर दिए हैं इन्होंने भी। 700 से 1343 उठाया है, जो कि पूर्ण रूप से अपभ्रंश का काल है। उसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल का जिक्र कर दिया है, जो कि बिल्कुल ही असंगत है, कहीं भी ये इनसे मेल नहीं होता, है ना। और वर्तमान काल को इन्होंने 1926 से अब तक माना है। मिश्र बंधु की जो कमियां हैं उनकी भी काल विभाजन का कोई भी सुस्पष्ट आधार नहीं है। परिवर्तन काल अनावश्यक रूप से इन्होंने जोड़ दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रमी संवत से 1343 ईस्वी मानकर हिंदी में अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है ना। रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी है वो उनके शब्दों में सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये सिर्फ व्रत संग्रह हम इसे कहेंगे, हम इसे इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अभी तक हिंदी साहित्य का एक मानक ग्रंथ है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हुए 1900 से 1984 विक्रमी संवत इन्होंने निर्धारित किया। हाँ, इनके एक बस वीरगाथा काल पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रश्न चिन्ह लगाया है, और उनको जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के हम इसे आदिकाल ही ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं, और यही हिंदी साहित्य के इतिहास में मानक भी हैं, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद राम कुमार वर्मा आ जाते हैं। इन्होंने भी 750 से 1300 1000 विक्रमी संवत संधि काल जो की शुरुआत में जो आरंभिक काल को इन्होंने 750 से 1000 विक्रमी संवत से शुरू कर दिया है। ये भी इनकी यही कमी है कि इन्होंने भी संधि काल की शुरुआत 750 से 1000 मानी है, जो कि भ्रामक है। ये भी अपभ्रंश का काल है ना। उसके बाद कुछ ये सिमिलर आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। संधि काल और चारण काल में ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी पुस्तक है, जो कि 1938 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
उसके बाद आते हैं आपके गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन्होंने भी प्रारंभिक काल को 1184 ईस्वी में इन्होंने किया है 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, उत्तर मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1857 ईस्वी। 1857 की क्रांति के जरिए ये इसलिए, और 1965 में इनका जो ग्रंथ आया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो आधुनिक काल की जो समय सीमा ये मानते हैं वो 1857 से 1965 मानते हैं। ठीक है, तो ये जो थे आपके काल विभाजन और कैसे कैसे इन्होंने नामकरण अपने इसमें निर्धारित किए हैं। काल विभाजन और नामकरण का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है आपको, है ना। तो ये इस प्रकार था, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।